हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर के तंत्र के बारे में। इसमें सबसे पहले पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, जनन अंग, गोनैड्स। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य में पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला आहार नाल और दूसरी होती है उसकी सहायक पाचन ग्रंथियां। आहार नाल मुख से गुदा द्वार तक है। इसकी लंबाई 30 फीट लंबी होती है। कई भागों में इस आहार नाल को बांटा गया है। पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय और आंत। आंत मुख्यतः दो भागों में, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। ग्रसनी पाचन व श्वसन तंत्र दोनों में सहायक होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा, जिसे ओरल कैविटी कहा जाता है। यह आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ एवं दांत होते हैं। मुख गुहा में जीभ एवं दांत होते हैं। जीभ स्वाद के अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो मीठा, खट्टा, नमकीन व कड़वा स्वाद का अनुभव कराती है। इसमें से मीठा का अनुभव अग्रभाग, खट्टा का बगल वाला भाग और मध्य भाग से नमकीन और पश्च भाग से कड़वा स्वाद का अनुभव कहलाता है। मम्स या गलसुआ रोग, यह एक पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है। पैरोटिड ग्रंथि, इसका संबंध लार ग्रंथि से है, क्योंकि लार ग्रंथि मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक नंबर में पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमोडुलर। इसी पैरोटिड ग्रंथि में पैरामिक्सो वायरस के द्वारा मम्स या गलसुआ रोग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। मनुष्य विषम दंती होते हैं, अर्थात मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सबसे आगे के दांत होते हैं इंसीजर, जिसका कार्य होता है भोजन को काटना। दूसरा होता है नुकेले, जिसका कार्य होता है फाड़ना कैनाइन का। प्रीमोलर और मोलर जो है गौल दांत कहा जाता है, जिसका काम होता है भोजन का पीसना। इसके बारे में CIPM, सी से कैनाइन, आई से इंसीजर, प्री से प्रीमोलर, एम से मोलर। 21 और 23 ये इसके ट्रिक होते हैं। एक तरह से इसके द्वारा 32 दांत आप काउंट कर सकते हैं। ऊपर में 16 और नीचे में 16 दूनी 32। पूरे जीवन काल में मनुष्य को 52 दांत जन्म लेते हैं। दंत वल्क या इनामेल दांत के ऊपरी परत है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। इस इनामेल में 98% कैल्शियम के लवण होते हैं। कैल्शियम के लवण 2 प्रकार के, एक कैल्शियम फॉस्फेट और एक कैल्शियम कार्बोनेट। इन सभी को मजबूती प्राप्त करने वाले प्रमुख तत्व लवण जो होते हैं वो हमारे फ्लोरीन होते हैं। मुख गुहा में पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है। मुख गुहा में भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था कि जो पैरोटिड लार ग्रंथि है, इसी में पैरामिक्सो वायरस के द्वारा मम्स या गलसुआ रोग होता है। लार ग्रंथि 3 है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमोडुलर। सभी ग्रंथियां लार स्रवण करती हैं। लार में मुख्यतः 99% जल होते हैं और 1% एंजाइम। और ये एंजाइम मुख्यतः 2 प्रकार के, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। टाइलिन लार में पाया जाता है, जो भोजन को स्टार्च यानी मंड को टाइलिन की सहायता से माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। भोजन में लगभग 30% मंड का जो पाचन है मुख गुहा में ही हो जाता है। लाइसोजाइम यह मुख्यतः भोजन में सूक्ष्म जीव व जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। लाइसोजाइम का मुख्य काम है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीव या जीवाणु जाते हैं।
इसको नष्ट करने का काम मुख गुहा में लाइसोजाइम करता है। ग्रसनी, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है। इसके बारे में हम बताए थे। ग्रसनी का मुख्य काम होता है मुख गुहा के पिछले भाग में है, और यह दो तंत्र को सहायक देती है, एक पाचन तंत्र को और एक श्वसन तंत्र को। ग्रास नली, मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। यह नली अमाशय में खुलती है, यहाँ कोई पाचन की क्रिया। यह एक तरह की बस पाइप है जो मुख गुहा से अमाशय के बीच में जोड़ती है। एक तरफ ये मुख गुहा से लेकर के लार युक्त भोजन को और अमाशय के ओर खुल जाती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब अमाशय के बारे में पढ़ते हैं। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। अमाशय में प्रमुख स्थान जो है प्रोटीन का पाचन होना। किसका पाचन होना? प्रोटीन का। प्रोटीन का मुख्यतः पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। और अमाशय के दीवारों में एक जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका रंग जो है जठर ग्रंथियां से बहुत सारे जठर रस स्रावित होते हैं। ये हल्के पीले होते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें मुख्यतः कुछ एंजाइम निकलते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं, और उस एंजाइम में मुख्य एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस। पेप्सिन्स का काम है प्रोटीन को सरल पदार्थ पेप्टोन्स में परिवर्तित करना। पेप्सिन्स का काम है प्रोटीन को सरल पदार्थ में पेप्टोन्स में परिवर्तित करना, क्योंकि हम जानते हैं कि अमाशय में प्रमुख स्थान जो है प्रोटीन के पाचन के लिए ही है, और इस प्रोटीन को सरल पदार्थ पेप्टोन्स में कन्वर्ट कौन किया? पेप्सिन्स। रेनिन, यह मुख्यतः दूध की प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैसीन में बदलता है, और यह रेनिन नामक एंजाइम सबसे ज़्यादा मात्रा में बच्चों में होता है, इसलिए बच्चे एक वयस्क के तुलना में ज़्यादा दूध का पाचन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भोजन को अम्ल बनाता है, और इसका मुख्य काम है जो बचे खुचे जीवाणु लाइसोजाइम के द्वारा बच जाते हैं उसको यहाँ पे मारने का काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। म्यूकस, यह जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है, जिससे कि अमाशय की रक्षा करते हैं, क्योंकि जठर रस से बहुत सारे अम्ल निकलते हैं जो हमारे अमाशय के लिए नुकसानदेह होता है। म्यूकस उसके प्रभाव को कम करता है, और इससे हमारी अमाशय की रक्षा होती है। अब आंत इंटेस्टाइन, यह मनुष्य की आंत लगभग 22 फीट की होती है। शाकाहारियों की आंत अधिक लंबी होती है तुलनात्मक में देखा जाए तो मांसाहारी की। आंत 2 प्रकार के, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम को ग्रहणी कहते हैं। अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन काइम कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिलकर आते हैं अमाशय से, और काइम ग्रहणी में पहुंचता है। यहाँ पे पहले यकृत से पित्त रस निकलता है। यकृत का मुख्य काम है पित्त रस को निकालना, और यह पित्त रस जब ज़्यादा निकलने लगता है तो ये पित्ताशय में स्टोर हो जाते हैं। फिर यहाँ से इलियम में पहुँचता है। पित्त रस की प्रकृति क्षारीय है। इसका पीएच मान 7.8 होता है। पित्त रस कोई एंजाइम नहीं है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में 3 पाचक रस निकलते हैं। एक पित्त रस जिसका स्रवण होता है कहाँ से? अग्नाशय से, यकृत से, और एक है अग्नाशय रस और एक है अत्त रस। पित्त रस यकृत के द्वारा पित्ताशय से निकलता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है, क्षारीय द्रव है। इसका पीएच मान 7.8 है। प्रतिदिन 600 मिलीलीटर स्रावित होता है पित्त रस। किससे? यकृत से। पित्त रस में पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन होती हैं। पित्त रस सहायक होता है वसा का इमल्सीकरण करने के लिए। अमाशय में मुख्यतः वसा का इमल्सीकरण होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस की प्रकृति भी क्षारीय होती है। इसमें 98% भाग में जल होती है, और 2% एंजाइम व लवण सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी का पाचन होता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सभी का पूर्णतः पाचन होता है। अतरस, अतरस की प्रकृति भी जो है क्षारीय होती है। मनुष्य प्रतिदिन 2 से 3 लीटर अतरस स्रावित करता है। अतरस में माल्टोज जो है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रोज, सुक्रोज चीनी को कहा जाता है और यह टेबल शुगर भी है। यह ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करना। यह मुख्यतः दूध में पाए जाने वाला है। बड़ी आंत, यह छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है परंतु लंबाई में उससे कम होती है। लंबाई 5 फीट की, जबकि छोटी आंत की लंबाई 6 फीट की होती है। बड़ी आंत 3 पार्ट में, सीकम, रेक्टम, कोलम। सीकम, रेक्टम, कोलम। अपचय भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और यहाँ पे जीवाणु जो है इसे मल में बदल देता है। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम का स्रावन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे पाचन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ जल का अवशोषण होता है। अंत में कोलन के द्वारा गुदा द्वार से मल में परिवर्तित होकर के यह बाहर निकल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ पाचन ग्रंथियां जो पाचन तंत्र में सहायक होती हैं, जैसे यकृत। यकृत एक ग्रंथियां है, यह मानव की सबसे बड़ी ग्रंथियां है। इसका वजन 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है। इसमें पित्त स्रावित होता है और यह जमा होता है पित्ताशय में। 600 मिलीलीटर प्रतिदिन पित्ताशय जमा होता है। पित्त एक क्षारीय प्रवृत्ति है, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। इसका pH मान 7.8 होता है। यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण भी होता है। यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। यकृत का जो कार्य है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करके रखता है और जब कभी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की आवश्यकता होता है तो यह पुनः ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके शरीर में स्रावित करता है। पित्तरस का मुख्य काम है वसा का इमल्सीकरण। यूरिया का भी संश्लेषण यकृत में ही होता है और हिपेरिन का स्रावन। इसी हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। आरबीसी का निर्माण भी यकृत में होता है। आरबीसी का कब्रगाह भी यकृत को कहा जाता है और पीलिया को भी। आयरन का स्रोत स्टोर करना ये यकृत का काम है। रुधिर के प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में होता है विटामिन के की सहायता से। ब्लड में पाए जाने वाला प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है विटामिन के की सहायता से। अब अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज कहते हैं, यह यू आकार की होती हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। यह एक मिश्रित ग्लैंड है। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं अग्नाशय ग्रंथियां। इसमें 9.8% जल होती हैं। शेष भाग लवण एवं एंजाइम होते हैं। अग्नाशय के भाग हैं एक लैंगरहैंस द्वीपिका, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ये काम है मुख्यतः 3 प्रकार के सेल का स्रावन करना, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक गामा सेल। ये अल्फा सेल सिर्फ ग्लूकोन को निकालता है, ग्लूकोन को, लेकिन बीटा सेल मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसका इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन का मुख्य काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करना। और अगर इंसुलिन की वृद्धि हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य के लिए बीटा सेल का स्रावन से इंसुलिन की मात्रा को संतुलित रखता है। अगर इंसुलिन की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी तो मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाएंगे। और गामा सेल सोमैटोस्टेनी निकलता है। इसका कोई कार्य विशेष नहीं है, लेकिन यह भोजन को सौंगीकरण की अवधि को बढ़ाता है, सड़ने से बचाता है। अल्फा सेल यह हमारे अग्नाशय में पाए जाने वाला एक सेल है। इसमें मुख्यतः लैंगरहैंस में बीटा सेल बहुत ही लाभदायक है। अब हम अगले वीडियो में श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।